हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7वीं का सामान्य विज्ञान विषय पढ़ने जा रहे हैं। सामान्य विज्ञान विषय में हमारा 16वां पाठ प्राकृतिक संपदा चल रहा है। इसमें हम कुछ प्राकृतिक संपदा के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे खनिज और अयस्क के बारे में पढ़ा, खनिज कैसे निकलता है, विभिन्न प्रकार के खनिज निर्मित कैसे होते हैं और खनिज के गुणधर्म, उनका वर्गीकरण कैसा है, रत्न के बारे में देखा। ये जो है हीरा, माणिक, नीलमणि, पन्ना, जेड, जिरकान, ये महत्वपूर्ण जो है खनिज रत्न है। ये जमीन के अंदर से हमें मिलते हैं। और इसी तरह भूगर्भ नमक भी होता है, जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। कुछ खनिज और जो है अयस्क के बारे में भी पढ़ा, जैसे लौह खनिज है, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, अभ्रक, इस जो है कुछ चीज़ों के बारे में हमने समझा। अभी आज हम लोग ईंधन क्या होता है इससे शुरू करते हैं। ईंधन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ईंधन का क्या अर्थ है, कौन कौन से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन का नाम लेने पर आपको ध्यान में आएगा कि आपके घर में भी ईंधन का उपयोग होता है। गाँव में ईंधन के रूप में लकड़ी, कोयला या जो है पशुओं के गोबर के रूप में जो है लोग ईंधन का उपयोग करते थे, लकड़ी का। अभी जो है आज के समय में कुछ ईंधन के रूप में परिवर्तन हुआ है। अजी आज के सभी घरों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको गैस मिलती है, जो है रसोई गैस। इसके पहले जो है मिट्टी का तेल भी उपयोग किया जाता था घर में। तो दैनिक व्यवहार में ऊर्जा निर्मित के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये ईंधन ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। गाड़ी चलाने के लिए जो है आप भी ईंधन का उपयोग करते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीजें जो है ईंधन हैं। तो हम चलो देखते हैं ईंधन के बारे में। पहला हमारा ईंधन है पत्थर का कोयला। ये पत्थर का कोयला क्या होता है, कहाँ से प्राप्त होता है। लाखों वर्ष पूर्व प्राकृतिक घटनाओं के कारण जंगल जमीन में दब गए। ये जो है कोयला कैसे बना है, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। लाखों वर्ष पहले प्राकृतिक घटनाओं के कारण जमीन में जो है बहुत सारे जंगल दब गए थे, तो उन पर मिट्टी की परत जमा होती गई। ऊपरी दिशा से उच्च दाब और भूगर्भ की उष्मा का प्रभाव होने से दबी हुई वनस्पतियों का रूपांतरण धीरे धीरे ईंधन में हो गया। इसका अर्थ यह है कि उन वनस्पतियों के अवशेषों से पत्थर के कोयले का निर्माण हुआ। इसलिए पत्थर के कोयले को हम जीवाश्म ईंधन, फोसियल फ्यूल कहते हैं। ये जो है जो पत्थर का कोयला है, इसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, क्योंकि ये वनस्पतियों के द्वारा निर्मित हुआ है। पत्थर का कोयला खदानों में मिलता है। खदान बड़े बड़े होते हैं, उसमें से जो है कोयला निकाला जाता है। कोयले के प्रकार पीट, लिग्नाइट यानी ब्राउन कोयला होता है, बिटुमिनस कोल और एंथ्रेसाइट है। एंथ्रेसाइट उच्च दर्जे का कोयला होता है, जो क्वालिटी में अच्छा होता है। तो पत्थर के कोयले में कार्बन संग्रहित होने के कारण उससे तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसे जलाया जाता है। तापीय विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र में पत्थर के कोयले का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार इसका उपयोग बॉयलर्स और रेल के इंजन चलाने के लिए भी किया जाता है। पहले वाला जो रेल का इंजन है, आप नई को फिल्म में देखे होंगे, पत्थर के कोयले से चलाया जाता था, भाप के द्वारा जो है इंजन चलता था। अभी तो आपको वैसा इंजन नहीं दिखेगा। तो पत्थर का जो है कोयला, इसका विभिन्न प्रकार से उपयोग होता है। पत्थर के कोयले का उपयोग खाना पकाने, ईंटों को भूनने, जो गांव में घर बनाने के लिए ईंट बनाए जाते हैं उनको पकाया जाता है पत्थर के कोयले से। ईंट की भट्ठी में भी बड़े पैमाने पर इनका किया जाता है। इसको गांव में भट्ठा भी बोलते हैं। वहाँ पे ईंट पकाया जाता है पत्थर के कोयले से। औद्योगिक विकास में पत्थर के कोयले का ऊर्जा साधन के तौर पर महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत बड़ा योगदान कोयले का है ऊर्जा के साधन के रूप में, जो कि औद्योगिक विकास का कारण बना हुआ है। पत्थर के कोयले से प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस जैसे
गैसीय ईंधन की भी निर्मित होती है। तो पत्थर की कोयले की निर्मित यहाँ पे समझ सकते हैं, ये चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर ये वनस्पतियां थीं और जो प्राकृतिक घटनाएं हुई, अब ये जो है नीचे जमीन के नीचे चली गई, दब गई। तो अब यहाँ पर आ गई, नीचे दबी हुई हैं। तो यहाँ पर समय यानी समय बहुत ज़्यादा हो गया, तो इनका दबाव पड़ा, इस पे इनका दबाव पड़ा और नीचे जमीन की उष्मा, ये सारी चीज़ों के कारण यहाँ पर देख रहे हैं कि कोयले का रूप धारण किया हुआ है। यहाँ पर अलग अलग कलर की चीज़ें दिख रही हैं। तो दबाव के कारण अलग अलग यहाँ पे आप रंग दिख रहा है। यहाँ पे लास्ट में कोयले का निर्माण हुआ है। परीक्षण करो और चर्चा करो। कुछ चीजें यहाँ पे आपको चित्र दिख रहे हैं, इनका जो है आप निरीक्षण करिए। यहाँ पे कैसा दिख रहा है, लाखों वर्ष पूर्व है। तो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की निर्मित कैसे होती है। जो खनिज तेल आप जो है डीजल पेट्रोल उपयोग करते हैं, प्राकृतिक गैस यानी घर में खाना पकाने के लिए गैस उपयोग करते हैं, गाड़ी चलाने के लिए गैस उपयोग करते हैं। तो इसका निर्मित कैसे होती है, ये कैसे प्राप्त होती है, हमें इसके बारे में इस चित्र के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिए। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की निर्मित इस चित्र के माध्यम से बताई गई है। लाखों वर्ष पूर्व जो है समुद्र इस तरह से था। जो हमारा समुद्र है जो है ये लाखों वर्ष पूर्व इस तरह था और हजारों वर्ष पूर्व उसमें परिवर्तन हुआ। इस तरह जो है कुछ चीजें जो जीवाश्म थे वो नीचे दब गए। तो जीवाश्म यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है धीरे धीरे नीचे दब गए। ये जो है इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह की स्थिति दिख रही है, ऐसा बन गए। और अब जो है इनकी स्थिति इस तरह हो गई है। ये जीवाश्म नीचे जाकर के लाखों वर्षों में परिवर्तन हुआ इसमें, यानी ये प्राकृतिक गैस और खनिज तेल का रूप धारण करके इस तरह से समुद्र की सतह के नीचे दबे हुए हैं। तो इस तरह से अब इनको मशीनों के द्वारा निकाला जाता है और उसका उपयोग मनुष्य करता है। तो कौन क्या करता है, जो है ये सब कार्य करने के लिए कुछ संस्थाएं हैं। तो कौन क्या करता है उनकी जानकारी ले लीजिए। तेल और प्राकृतिक गैस महामंडल ONGC इसको इंग्लिश में कहा जाता है। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। आज़ादी के बाद हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और जो है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान भी लागू हुआ था। ये सारी घटनाओं के बाद हमारे देश के विकास की जो है गति तेज करने के लिए बहुत सारे कार्य हुए। तो उन्हीं में से जो है तेल और प्राकृतिक गैस महामंडल बनाया गया सरकार के द्वारा, जिसको ONGC की कहते हैं, कि स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई। यह भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ONGC भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस संशोधन और उत्पादक कंपनी है। ये भारत की जो ONGC है भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस संशोधन और उत्पादक कंपनी है। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। सबसे बड़ा जो मुख्यालय है इसका देहरादून उत्तराखंड में अब है, पहले ये उत्तर प्रदेश हुआ करता था। ONGC द्वारा भारत का लगभग 77% कच्चे तेल और लगभग 62% प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। व्यावसायिक रूप से भारत के भूगर्भ के 7 तेल भंडारों में से 6 तेल भंडारों का पता ONGC ने सफलतापूर्वक लगाया है। जो हमारे देश में 7 तेल के भंडार हैं उनमें से 6 तेल के भंडारों का पता ONGC द्वारा लगाया गया है। खनिज तेल मिनरल्स ऑयल क्या हैं। तो जमीन के नीचे दबे कार्बनिक पदार्थों की अपघटन क्रिया से तैयार हुए द्रव रूप ईंधन को हम खनिज तेल कहते हैं। जो जमीन के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ थे उनका अपघटन होकर के द्रव रूप में जो ईंधन तैयार हुआ है उसे खनिज तेल कहते हैं। लाखों वर्ष पूर्व समुद्री जीवों के मृत शरीर समुद्र के तल में चले गए। उन पर मिट्टी और रेत की परत जमा हुई। उच्च दाब और उष्मा के कारण
इन मृत जीवों के अवशेषों का खनिज तेल में रूपांतरण हुआ। खनिज तेल को भूगर्भ से कुओं द्वारा निकाला जाता है। खनिज तेल प्रमुख रूप से पंकास्म, सेल, बालुकास्म और चूनखटक में पाया जाता है। भूगर्भ में वह लगभग 1000 से 3000 मीटर गहराई पर मिलता है। पेट्रोलियम या खनिज तेल को कच्चे तेल के नाम से जाना जाता है। वह हरे कत्थई रंग का होता है। पेट्रोलियम प्रमुख रूप से हाइड्रोकार्बन प्रकार के अनेक यौगिकों का मिश्रण है। उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और गंधक के यौगिक होते हैं। तेल के कुओं के माध्यम से पेट्रोलियम का उत्खनन करके प्रभाजी आसवन द्वारा उसके घटक अलग किए जाते हैं। शुद्धिकरण करके पेट्रोलियम से पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल, मिट्टी का तेल जिसको केरोसिन कहते हैं, नेफ्था, कोलतार जिसको डामर कहते हैं, कोलतार, डामर प्राप्त होते हैं। खनिज तेल से मिलने वाले पदार्थ का रंग ईंधन, जंतुनाशक, सुगंधित पदार्थ, कृत्रिम धागों की निर्मित के लिए उपयोग होता है। ये सारी चीजों में खनिज तेल से मिलने वाले पदार्थों का उपयोग किया जाता है जो है बनाने में। अब जो है प्राकृतिक गैस जिसको नेचुरल गैस कहते हैं, गैस कैसे मिलती है? तो प्राकृतिक गैस महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन ये भी है। जो प्राकृतिक गैस है ये भी जीवाश्म ईंधन है। वह भूगर्भ में तेल के कुओं में, जहाँ से तेल के कुएं हैं, तेल निकाला जाता है खनिज तेल, वह भूगर्भ में तेल के कुओं में पेट्रोलियम के साथ और कुछ स्थानों पर केवल प्राकृतिक गैस के रूप में भी मिलती है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन जिसको CH4 है और तथा उसमें ईथेन C2H6 है, प्रोपेन जिसको C3H8, ब्यूटेन C4H10 जैसे घटक अल्प मात्रा में होते हैं। ये सारे घटक प्राकृतिक गैस में होते हैं। प्राकृतिक गैस भूगर्भ में सजीवों के अवशेषों से उच्च दाब के कारण तैयार होती है। इन ईंधनों का गैस के पाइपों द्वारा दूर तक परिवहन किया जा सकता है, परंतु गैस के पाइपों के जाल के अभाव के कारण उनका रूपांतरण उच्च दाब के द्वारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको CNG कहते हैं, CNG और लिक्विफाइड नेचुरल गैस जिसको LNG कहा जाता है, LNG में किया जाता है। इस कारण इनका परिवहन सरलता से किया जा सकता है। CNG की विशेषताएं क्या है? आप जो गाड़ियों में उपयोग करते हैं जो गैस उसको CNG कहते हैं। CNG गैस कैसी होती है, इसकी क्या विशेषता है? सरलता से जलती है, बहुत आसानी से जलती है और ज्वलन के पश्चात ठोस अवशिष्ट नहीं बचता है। सबसे बड़ी विशेषता है कि ठोस अवशिष्ट नहीं बचता है और जो है वायु प्रदूषण नहीं होता है। कम मात्रा में CO2 और पानी तैयार होता है। इससे बहुत कम मात्रा में CO2 यानी कार्बन और पानी तैयार होता है, जिससे वायु प्रदूषण बहुत कम होता है। अन्य प्रदूषक तैयार नहीं होते, दूसरे प्रदूषक भी तैयार नहीं होते हैं। सरलता से परिवहन किया जा सकता है, आसानी से इसका परिवहन भी किया जा सकता है। ज्वलन पर सरलता से नियंत्रण रखा जा सकता है। ज्वलन पर भी बहुत सरलता से नियंत्रण भी रखा जा सकता है। तो कुछ आपकी जानकारी के लिए शब्द हैं, उनका अर्थ समझ लीजिए। जीवाश्म शब्द आया है, इसका अर्थ क्या है? जीव, जीवाश्म यानी जीव और जीव यानी सजीवगत। जीव का मतलब जो सजीव होता है। अस्म का अर्थ है पत्थर, तो जीवाश्म यानी जीव और पत्थर का अर्थ हो गया सजीवों का पत्थर में रूपांतरण। ये जो सजीव हैं उनका पत्थर में रूपांतरण होना। तो जीवाश्म मानो लाखों वर्ष पूर्व दब गए सजीवों ने पीछे छोड़े गए अपने अस्तित्व के चिन्ह हैं। कई बार सजीवों की छाप कोयले और पत्थरों के पृष्ठभाग पर भी दिखाई देती है। उनके शरीर की बनावट जो है उसकी छाप
कई बार कोयले और पत्थरों के पृष्ठभाग पर भी दिखाई देती है। थोड़ा सोचिए, सोचने के लिए कुछ शब्द हैं, उनको आप सुनिए, इनको ध्यान में रखिए। खनिज तेल को हम लिक्विड गोल्ड कहते हैं। क्यों कहते हैं? लिक्विड गोल्ड, गोल्ड समझते हैं, ये कीमती धातु है, लेकिन खनिज तेल को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही कीमती है, इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जो खनिज तेल है, इसका उपयोग करके जो है देश का विकास किया जाता है, तो इसलिए इसको लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। पत्थर के कोयले को हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये भी जो है किसी गोल्ड से कम नहीं है। इसका उपयोग करके कल कारखाने विकसित किए गए हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ईंधन है, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। यदि भूगर्भ की खनिज संपदा समाप्त हो गई तो क्या होगा? ये प्रश्न खड़ा होता है कि ये जो हमारे भंडार हैं हर चीजों की, खनिज संपदा की, ये सीमित मात्रा में है। अगर एक समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? तो इसलिए इस पर कहा जाता है कि इनको मितव्ययिता से उपयोग करो, संभाल कर उपयोग करो, अनावश्यक नहीं उपयोग करना है, तेल की बचत करो। बहुत सारे नारे भी लगाए जाते हैं क्योंकि ये हमारे भविष्य में बनने वाले नहीं हैं इतने जल्दी। तो इसके लिए जो है दूसरा विकल्प ही खोजा जा रहा है कि यदि खनिज संपदा समाप्त हो गई तो ऊर्जा का जो है दूसरा साधन, जो सौर ऊर्जा है, सबसे बड़ा ऊर्जा का साधन, उसका भी जो है खोज किया जा रहा है, सौर ऊर्जा का भी उपयोग किया जा रहा है। इस तरह से दूसरे साधन भी खोजे जा रहे हैं, लेकिन जो है भूगर्भ से खनिज संपदा का भंडार जो है एक तरह से सीमित है, यह एक न एक दिन समाप्त हो सकता है। अगली गैस है जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। एलपीजी क्या होता है? एलपीजी जो आप घर में गैस का बॉटल उपयोग करते हैं उस पे लिखा रहता है एलपीजी। एलपीजी, एल से लिक्विड, लिक्विफाइड हो गया, पी से पेट्रोलियम, जी से गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम क्या होता है? अशुद्ध पेट्रोलियम। जो अशुद्ध पेट्रोलियम है, अशुद्ध पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से पेट्रोलियम गैस की निर्मित होती है। जो अशुद्ध पेट्रोलियम निकाला जाता है उसका शुद्धिकरण करते समय यह गैस तैयार होती है। पेट्रोलियम गैस पर उच्च दाब डाल करके उसका आयतन 1/240 गुना कम करते समय उसका द्रव रूप में रूपांतरण हो जाता है। उसे दाब के प्रभाव से द्रव रूप अवस्था में रहने के लिए इस्पात की मोटी टंकियों में संग्रहित करते हैं। इस गैस को इस्पात की मोटी मोटी टंकियों में संग्रहित किया जाता है। संग्रहित की गई टंकी से बाहर आते समय उसका पुनः गैस में रूपांतरण हो जाता है। पहले ये द्रव में रहता है और फिर टंकी से जब ये बाहर आता है, आते समय इसका पुनः गैस में रूपांतरण हो जाता है। तो इस गैस में प्रमुख रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन, यह दो घटक 30:70 के अनुपात में होते हैं। यह गंध रहित होती है। किसी कारणवश इसका रिसाव होने पर शीघ्र ही उसकी सूचना मिलकर अपघात टालने के लिए उसमें इथिल मरकप्टन नामक तीव्र और विशेष गंध का रसायन अल्प मात्रा में मिलाया जाता है। आपके घर में अगर कोई कहीं से रिसाव हुआ, लीकेज हुआ गैस में, तो जो है आपको मालूम पड़ता है गंध, क्योंकि यह तो इसके अंदर तो कोई गंध नहीं होता है, लेकिन जानकारी हो जाए कि गैस में रिसाव हो रहा है, सावधानी के लिए इसमें इथिल मरकप्टन नामक बहुत ही तीव्र और विशेष गंध का रसायन बहुत थोड़ी मात्रा में मिला दिया जाता है, जिसके कारण जरा भी कोई लीकेज हुआ तो गैस चारों तरफ, गैस का गंध फैल जाता है, लोगों को जानकारी हो जाती है। इस कारण हमें एलपीजी गैस के रिसाव का तुरंत पता चल जाता है। प्राकृतिक गैस पर्यावरण स्नेही यानी पूरक ईंधन क्यों है? आप सोचिए, प्राकृतिक गैस जो मिल रही है ये पर्यावरण स्नेही क्यों है, पूरक ईंधन क्यों है? यानी हर गैस ईंधन को जलाने से, चाहे कोयला है, चाहे गांव में लकड़ी जलाते थे, जो गोबर जलाते थे, सबको जलाने से बहुत सारा धुआं बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और प्राकृतिक गैस को जलाने से पूरक जो है
इस तरह का कार्बन नहीं बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं होता है, इसलिए जो है ये पर्यावरण स्नेही है, ये जो है पर्यावरण को नुकसान नहीं करता है। तो तेजी से बढ़ने वाली जनसंख्या के कारण ईंधन की मांग बढ़ गई है। आज के समय में जो हमारी जनसंख्या बढ़ गई है, लोगों की जरूरतें बढ़ गई हैं, इसलिए ईंधन की भी मांग बढ़ गई है। परंतु जीवाश्म ईंधनों के भंडार सीमित हैं। ये जो हमारे जीवाश्म ईंधन के भंडार हैं, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, इसके भंडार सीमित हैं। बढ़ी हुई मांग की पूर्ति करना कठिन होते जा रहा है। आज जो जरूरतें नहीं पूरी कर पा रही है सरकार, इतनी डिमांड हो गई है। आजकल डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन। जो लोग परेशान भी हैं गाड़ियां लेकर के कि गाड़ी चले तो चले कैसे, गैस के भी दाम बढ़ जा रहे हैं, खाना कैसे बने। तो हमारी मांग बढ़ गई है, इसलिए जो है ये महंगे भी होते जा रहे हैं। तो ईंधनों के समाप्त होने के भय को ऊर्जा संकट कहते हैं। तो इस समय जो है लोगों को भय भी है कि ये ईंधन जो है समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा। तो ये जो भय है इसे ही ऊर्जा संकट कहते हैं। खनिज तेल और पत्थर के कोयले जैसे जीवाश्म ईंधनों के सीमित भंडार और बढ़ती हुई मांग के कारण ईंधन के अन्य विकल्पों का उपयोग किया जाने लगा है। अब दूसरे विकल्प भी खोजे गए हैं, उनका भी उपयोग किया जाने लगा है, जैसे हाइड्रोजन, जैव ईंधन, मीथेनॉल या वुड अल्कोहल, इथेनॉल या ग्रीन अल्कोहल, कुछ ऐसे वैकल्पिक ईंधन भी उपयोग किए जा रहे हैं। अगला हम पढ़ेंगे वन संपदा। वन संपदा क्या है? फॉरेस्ट रिसोर्सेस, जंगल से हमें कौन कौन सी चीजें मिलती हैं। जंगल यानी वन का क्या अर्थ है? तो वनों से कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, इनका क्या उपयोग है, ये जानकारी हम प्राप्त करेंगे। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से व्याप्त विस्तृत प्रदेश को हम वन कहते हैं। वन का नाम जंगल का नाम लेते हैं तो हमें वनस्पतियों का एक विस्तृत प्रदेश ध्यान में आता है, जहाँ पे केवल वनस्पतियां ही वनस्पतियां दिखाई देती हैं। तो विभिन्न वनस्पतियों, प्राणियों और सूक्ष्म जीवों के प्राकृतिक आश्रय को वन कहते हैं। जहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, वहीं जो है वनों में प्राणी और सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। ये प्राकृतिक आश्रय होते हैं प्राणियों और सूक्ष्म जीवों के वन। तो इस तरह के को हम जो है आश्रय को वन कहते हैं। विश्व के कुल भूभाग का लगभग 30% भूभाग वनों से आच्छादित है। जो हमारी पृथ्वी है इसका लगभग 30% भाग वन से आच्छादित है, यानी वन है। वनों के विशेष संरक्षक और उत्पादक कार्य होते हैं। वन जो है वनों के विशेष संरक्षक और उत्पादक कार्य भी होते हैं। वनों के कार्य क्या है? संरक्षक कार्य, भूपृष्ठ से बहने वाले पानी की गति कम करना। ये वन जो है भूपृष्ठ से जो पानी बहता है बारिश के समय में बहुत तेज गति से, उनकी गति को रोक करके कम करते हैं। मिट्टी के क्षरण पर प्रतिबंध लगाना, पेड़ों के कारण मिट्टी का क्षरण रुक जाता है। जमीन में पानी रिसने के लिए सहायता करना, इनकी जड़ें पेड़ों की जड़ों के द्वारा पानी का रिसाव होने से जमीन के अंदर भूजल जो है वो बनता है। जमीन के अंदर पानी जो है जमा होता है, जिसको निकाल कर हम दूसरे मौसम में यानी हम कुएं के रूप में, नलकूप के रूप में उपयोग करते हैं। बाढ़ पर नियंत्रण रखना, जब जंगल होते हैं तो बाढ़ पर भी नियंत्रण रखा जाता है। इनके कारण वाष्पीकरण का वेग कम करना, यानी जो है वाष्पीकरण कम होता है। इनके कारण वन प्राणियों का संरक्षण करना, जो बहुत सारे प्राकृतिक यानी वन प्राणी हैं जो हमारी प्रकृति में होना आवश्यक है, ऐसे वन प्राणियों का संरक्षण भी होता है यहाँ पर वन में। हवा की गैसों का संतुलन बनाए रखना, हवा में जो गैसें हैं जो है उनका संतुलन इन वन के द्वारा बनाया जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा होने में हो जाती है तो सांस नहीं ले पाते हैं। तो इस तरह से जंगल से, वनों से पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, इस तरह से अन्य गैसें भी निकलती हैं। तो ये हवा की जो तमाम गैसें हैं उनका संतुलन बनाए रखने का काम वन करते हैं। इस तरह पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वनों द्वारा बहुत ही सहायता होती है।
पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, यानी उसी तरह जो है तमाम कार्यक्रम चलाए जाते हैं, यानी वनों के महत्व सब जगह दर्शाए गए हैं। आप अपनी भूगोल की पाठ्य पुस्तक के द्वारा जो हमारे विद्यमान विभिन्न प्रकार के वन हैं, उनके कितने भूभाग हैं, ये सारी जानकारी आपको भूगोल की पुस्तक में मिल सकता है। आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। उत्पादक कार्य, जो वन के उत्पादक कार्य हैं वो क्या हैं? कौन कौन से उत्पादक कार्य हैं वनों की? औषधि वनस्पति, तमाम जो है औषधि वनस्पतियां वन में मिलती हैं। हमारे देश में पुराने जमाने से ऋषि मुनि वनों में रहते थे, वहीं से तमाम वनस्पतियों को खोजे हैं जो औषधि वनस्पतियां हैं, जैसे अडुलसा, अडुलसा जो है, बेल, नीम, सदाबहार, दालचीनी, सिनकोना, ये तमाम वनस्पतियां हैं जिसे औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। इनका काम क्या है? जो है खांसी, अडुलसा जो है खांसी कफ दूर करने के लिए, बेल अतिसार डायरिया का इलाज करने के लिए, नीम बुखार और सर्दी का इलाज करता है, सदाबहार ये रस से कैंसर का इलाज होता है इसके रस से, दालचीनी अतिसार मतली के लिए इलाज किया जाता है, सिनकोना ये मलेरिया की दवाई है। इस तरह से सभी तमाम जो है वनस्पतियां, औषधि वनस्पतियां जंगलों में मिलती हैं। अश्वगंधा, शतावरी, आंवला, हरडा, बिहड़ा और तुलसी जैसी औषधि वनस्पतियों और उनके उपयोगों की सूची तैयार करो। जो है तमाम और भी वनस्पतियां हैं जिसे हम घरों में उपयोग करते हैं, इनकी किस काम में उपयोग करते हैं इसकी सूची तैयार कर सकते हैं। तुम्हारे परिसर के वनस्पति विज्ञान की ज्ञाता और दादा दादी से इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए मदद लो, यानी हमारे घर में दादा दादी को बहुत सारी वनस्पतियों के बारे में जानकारी है, वो किस काम के लिए उपयोग की जाती हैं, तो उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। लकड़ी, जंगलों से लकड़ी मिलती है, वन से तमाम लकड़ी, कीमती लकड़ी मिलती है जिसका उपयोग हम करते हैं, जैसे सागौन, शीशम, नीम, बबूल, सुबुल जैसे वृक्षों से मजबूत, टिकाऊ और जलाऊ लकड़ी मिलती है। सागौन इस समय शीशम और सागौन ये बहुत ही महंगे जो है टिकाऊ हैं और महंगे हैं लकड़ी इनकी। आज के दिन में सागौन, शीशम बहुत महंगे मिलते हैं। इनका उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए घरों में जो है उपयोग किया जाता है, जैसे खिड़की वगैरह दरवाजे वगैरह बनाने में भी उपयोग किया जाता है। कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनसे केवल जलाऊ लकड़ी मिलती है। तो इस तरह से इसका उपयोग घर की लकड़ी का सामान, खेती के औजार और विभिन्न वस्तुएं तैयार करने के लिए तथा इसी प्रकार निर्माण कार्य में भी किया जाता है। वन संपदा से धागे, कागज, रबड़, गोंद और सुगंधित पदार्थ प्राप्त होते हैं। लेमन ग्रास, वेनिला, केवड़ा, खस और नीलगिरी से सुगंधित और अर्क युक्त तेल प्राप्त होते हैं। चंदन की लकड़ी और नीलगिरी का उपयोग तेल, साबुन, सौंदर्य सामग्री और अगरबत्ती बनाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न फल, कंद, शहद, लाख, कत्था और रंग जैसे अनेक पदार्थ में वनों से प्राप्त होते हैं। रबड़ की आपूर्ति बंद होने से कौन कौन सी सुविधाएं संकट में आएंगी? जो रबड़ आप देख रहे हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? गाड़ियों के टायर जिसको बोलते हैं रबड़ के होते हैं, बहुत जगह पे आप रबड़ को देखते हैं। अगर ये रबड़ न मिले तो तमाम सुविधाएं जो है आपको नहीं मिल पाएंगी। जंगल कटाई से क्या दुष्परिणाम होंगे? अगर जंगल काट दिए जाएंगे तो क्या दुष्परिणाम होगा? इस पर विचार करिए। आजकल बातें इस पर होती हैं, जंगल कम हो गए हैं तो जंगल नहीं रहेंगे, तमाम समस्याएं जो है पैदा होंगी। इसलिए वन संवर्धन करना आवश्यक है। हम वन संवर्धन कैसे कर सकते हैं? कम उम्र के वृक्षों को तोड़ना नहीं चाहिए। जो वृक्ष हैं कम उम्र के, अभी जल्दी के हैं, ऐसे वृक्षों को तोड़ना काटना नहीं चाहिए। वृक्ष तोड़े जाते हैं तो उससे अधिक वृक्षों का रोपण करना चाहिए। अगर वृक्ष किसी कारण से तोड़े जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, तो उनकी जगह पे हमें दूसरे वृक्ष का रोपण करना चाहिए, उन्हें लगाना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए। जंगल के उपयोग के बारे में कठोर बंधनों
कानूनों और नियमों का पालन करना चाहिए। सरकार द्वारा बहुत सारे कठोर नियम भी बनाए गए हैं जिससे कि जो है वन सुरक्षित रह सके। इस तरह से आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।